हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज़ जो है हम मेरे चैनल पे जीके सीरीज़, जो कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए होगा। इस सीरीज़ की खास बात है कि ये जो सीरीज़ है वो थोड़े हाई लेवल पे होंगे, डीप लेवल पे होंगे। यूपीएससी मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी पीटी लेवल, यानी आपको इस सीरीज़ के बाद आपको फिर जीके जीएस कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीके जीएस मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि जो सिलेबस, जो आपके लिए जो मटेरियल तैयार किया गया है, उससे आपको फिर दोबारा कहीं ये चीज़ सेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यानी इस ड्यूरेशन कितने का होगा? इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 5 to 6 मंथ का होगा ड्यूरेशन। और इसमें आपको क्या क्या होंगे? तो भाई इसमें हमारे हो जाएंगे हमारे पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेक्शन है पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, देन हमारा जो साइंस सेक्शन है। और साथ में हम लोग करंट अफेयर्स भी लेके चलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना आप जीके के सेक्शन में अच्छा नहीं कर सकते हो। ये बात आप लिख लो कहीं पे, ये गारंटी मेरी है कि आज जो हर जो एग्जाम में करंट अफेयर्स है, इसके बिना आप नहीं कर सकते हो। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस को हम लेके चलेंगे इस जीके जीएस सीरीज में। जब तक लॉकडाउन है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री ऑफ क्लासेस मेरे चैनल पे जुड़ के आप इसको कर सकते हो। वीडियोस डेली आएंगी और इसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा नहीं होगा। मैं 6 to मंथ ज़्यादा ही हो जाएगा, 5 to मंथ में ख़त्म कर दूंगा इसको। तो आप इसके बाद, इस सीरीज़ के बाद आपको यूपीएससी पीटी, क्योंकि भाई मेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, पीटी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेंस फिर डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। वो पीटी इसलिए क्योंकि भाई यूपीएससी पीटी है, फिर आपको सोचनी नहीं है, आप यूपीएससी में भी जाओगे, वहाँ पीटी दोगे, तब भी आप अच्छा क्वेश्चन करके आओगे, बहुत अच्छा करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। एसएससी और बैंकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए जीके जी सीरीज़ का। जो पहला सेक्शन हम लोग करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को अब हम लोग को, इकोनॉमिक्स ही क्यों, मैंने बाकी सेक्शंस क्यों नहीं स्टार्ट किया, मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी क्यों नहीं स्टार्ट किया? तो इसका सिंपल सा यही रीज़न है कि ये सब जो सेक्शंस है, जो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये सब पढ़ा है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, इकोनॉमिक्स के सेक्शन में अधिकतर हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अधिकतर हम छोटे लेवल का भी एग्ज़ाम देते हैं, या फिर वो एमटीएस वगैरह हो या सीएचएसएल हो, उसमें भी इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम हमें फंसा देते हैं। तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ इकोनॉमिक्स के लिए स्टार्ट की है, ताकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि सर इकोनॉमिक्स पे मेरे को वीडियो चाहिए, इकोनॉमिक्स बताइए मेरे को। तो एज़ फॉर डिमांड मैंने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया है। और इतना जान लो कि ये जो सेक्शन आप मेरे से पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र जो आप मेरे से पढ़ रहे हो, वो आप यूपीएससी पीटी लेवल पे, ये मैंने यूपीएससी ऐसे नहीं लिखा है, मैंने यूपीएससी ऐसे नहीं लिखा है, ये आप इसके पीटी लेवल यानी प्रीलिम्स, यानी जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होता है, आप इसके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप मेरे से ये फुल ऑन इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस मैंने यहाँ लिखा है, अगर आप पढ़ लेते हो, एसएससी छोड़ो, बैंकिंग छोड़ो, रेलवे छोड़ो, आप यूपीएससी भी कर सकते हो। और ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने होल सिलेबस और जहाँ से क्वेश्चन आता है वो सारे टॉपिक्स को मैंने अपने सिलेबस में क्या किया है, कवर अप कर लिया है। तो एक बार आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके सिलेबस को क्या कर सकते हो लिख सकते हो। तो आप एक काम करो, सिलेबस को लिख लो कहीं पे और देख लो कि भाई क्या क्या है। तो चलिए एक बार सिलेबस पे थोड़ा सा ब्रीफली नज़र मारते हैं। व्हाट इज इट, सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा इकोनॉमिक्स, बिल्कुल जीरो लेवल पे। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है और उसमें कितने प्रकार के अर्थशास्त्र आगे चल के कितने भागों में बटा है। उसके बाद हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रीय आय। फिर उसके बाद हम लोग बजट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। नेशनल इनकम आपको पता है राष्ट्रीय आय होता है। बजट के बारे में हम लोग जानते हैं कि हर साल हम लोग की जो केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बजट पेश करती है संसद में। इन्फ्लेशन हम लोग पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, जो हमारी देश में महंगाई होती है उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, घटती है बढ़ती है। टैक्स सिस्टम, हमारे देश में टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे वैट वगैरह और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद फिर हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे टैक्स सिस्टम में। एलपीजी क्या होता है, 6 नंबर पे आता है एलपीजी। एलपीजी क्या है
तो एलपीजी है नई आर्थिक नीति जो 1991 में हम लोगों ने अडॉप्ट की थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग 1991 में जो कौन सी आर्थिक नीति आई थी जिससे हमारे पूरे जो हमारे देश का स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज हो गया। उसके बाद 5 इयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना, ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और हाईलाइटेड टॉपिक है। बैंकिंग सिस्टम से हम लोग पढ़ेंगे, याद रखना मैंने यहाँ बैंकिंग भी लिखा हुआ है, तो बैंकिंग सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप बैंक वाले जो एस्पिरेंट होंगे वो इकोनॉमिक्स को कर सकते हैं, इस सीरीज को कर सकते हैं, तो उनके बैंकिंग के भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल, हाँ, और ये एसएससी और यूपीएससी के लिए भी है ये वाला जो टॉपिक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये आपके पास जैसे WHO, यूनाइटेड नेशन, फिर और भी जितने भी जैसे ये सब ऑर्गेनाइजेशन हैं। मनी मार्केट, मुद्रा बाजार यानी शेयर बाजार वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोग मुद्रा बाजार में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट यानी बैंक वगैरह के बारे में, जो फाइनेंस वित्तीय बाजार होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिमांड एंड सप्लाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। मांग और पूर्ति यानी मांग जितनी होगी पूर्ति उतनी होगी, ये बताएगा कीमत बाजार की कितनी होती है। टाइप्स ऑफ मार्केट हम लोग पढ़ेंगे, बाजार कितने प्रकार का होता है। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या होता है, कैसे वहाँ ट्रेडिंग होती है, वहाँ व्यापार कैसे होता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक टॉपिक है जो कि अच्छा खासा कभी कभी इसमें से भी कभी क्वेश्चन पूछा तो मैंने इसके भी इंक्लूड कर दिया है। तो आप बेरोजगारी, ये भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज, ये विदेशी विनिमय यानी जब हम लोग अपने करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना हो या डॉलर को किसी येन में कन्वर्ट करना हो तो ये करेंसी फॉरेन एक्सचेंज, ये टॉपिक काम आता है और इसमें से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे रहते हैं। ट्रेड पॉलिसी यानी व्यापारिक नीति जो है, ये हम लोग होल सिलेबस इस पूरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। अब आप सोचोगे सर इतना सारा टॉपिक आप लिखवा दिए, तो मैं बता दूं आपको कि ये जो मैंने इतना सारा टॉपिक लिखवाया है ना, है तो मैंने पूरा सिलेबस कवर कर दिया है कि आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में आजकल इकोनॉमिक्स से बता दूं मैं 10 से 12 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो आप सोचो, या नॉर्मल 8 से 6 से 8 तो रहे ही रहे हैं ये, इसमें कोई दुराई नहीं है कि भाई 6 से 8 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के हर एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, जो भी जीके जीएस के एग्जाम है। और उसके बाद फिर तब आपको यानी इस सब्जेक्ट पे कमांड बहुत जरूरी है, तो कमांड आपको करना होगा। ये नहीं कि मैं पढ़ा दिया फिर क्वेश्चन आया नहीं, फिर आप यार क्वेश्चन नहीं आया, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना मैंने होल सिलेबस कवर अप किया है तो इससे आपका जो क्वेश्चन छूटने का जो ये है वो एकदम सॉल्व हो जाएगा, छूटने का जो प्रॉब्लम वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखो, अच्छा सर इतना सारा सिलेबस कितना दिन लगेगा, तो भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 1 मंथ से 1.5 मंथ ये सिलेबस खत्म, 1 से 1.5 महीने में ये सिलेबस मैं ख़त्म कर दूंगा। तो ये सिलेबस और बहुत अच्छे तरीके से बारीकियों से बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को समझा के मैं ख़त्म कर दूंगा कि ये इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है। तो चलिए अब हम लोग इसको अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, और नहीं तो फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमिक्स। हटाओ, इकोनॉमिक्स एक बहुत आज के डेट में बहुत बड़ा पार्ट हो गया है। आप ये समझोगे कि जीके जीएस के ट्रेडिशनल क्वेश्चन पहले जैसे आएंगे वो नहीं, अब डीप क्वेश्चन आ रहे हैं जीके जीएस में भी। अब डीप क्वेश्चन, उसमें भी ट्रिक ऑप्शन में ट्रिक का इस्तेमाल कर दे रहा है, ऐसा ट्रिक यूज कर रहा है जो आप कंफ्यूज कर देगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट और एक्चुअल थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा, मैं नहीं बोलूँगी आप पूरा डीप इकोनॉमिक्स का पूरा बुक ही पढ़ जाओ, लेकिन थोड़ा सा डीप नॉलेज रखोगे तो आपका इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है वो जीके जीएस का वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र क्या होता है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र में बता दूं क्या है। अर्थ मतलब होता है हमारा जो पैसा। अर्थ का मतलब जनरली क्या होता है, पैसा। और इसके बारे में जो जिस सेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में पढ़े, उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब तो ये तो जान ली ये शब्द का मीनिंग क्या होता है। अब जानते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग बोलेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड, आप अच्छा हाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बोथ इंग्लिश और लैंग्वेज यानी बाइलिंगुअल होगा।
इंग्लिश वाले भी इसको देख सकते हैं, जिनको इंग्लिश में समझ में है वो इंग्लिश में करो, जिनको हिंदी में समझ में है वो हिंदी में कर सकता है। मैं दोनों यहाँ पढ़ाऊंगा और दोनों के डेफिनेशंस, दोनों के सारे अर्थ को मैं यहाँ लिखूंगा, सारे चीज़ों को लिखूंगा, तो दोनों ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। बाइलिंगुअल होगा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द डिस्ट्रीब्यूशन of resources, the distribution of resources among the people according to their demands and needs is called इकोनॉमिक्स, इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। घबराओ नहीं, हिंदी भी लिखूंगा। हाँ, संसाधनों के द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड और डिमांड एंड नीड्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। यानी मांग और पूर्ति, ध्यान से देखना, मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति के हिसाब से संसाधनों का लोगों के बीच बंटवारा अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? संसाधन। संसाधन जैसे जो हम यूज कर रहे हैं, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो कहाँ से बना, वो भी एक संसाधन है, आर्टिफिशियल है। नदी है, वो भी संसाधन है। हवा है, बाकी सब चीजें जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इस धरती से ले रहे हैं, वो सब रिसोर्सेज है। यानी वो सब क्या है? संसाधन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग द पीपल, अमॉन्ग द पीपल का कहने का मतलब है कि लोगों के बीच उन संसाधनों का बंटवारा, लोगों के बीच उन संसाधनों का बंटवारा मांग और पूर्ति के हिसाब से, जितना वो मांगे, जितना हम उसको सप्लाई कर सकते हैं, जितना वो डिमांड होगा, जितना हम उसको सप्लाई करें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी के साइंस को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स या बोलते हैं अर्थशास्त्र। मांग और पूर्ति के हिसाब से संसाधनों का लोगों के बीच बंटवारा ही क्या होता है? अर्थशास्त्र। आज जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है। अर्थशास्त्र क्या है, कहां से आया, कौन कौन इसके में क्या क्या किया, इसी के बारे में जानना है। अभी हम आपको एकदम कंप्लीट बहुत हाई लेवल से स्टार्ट नहीं कर सकते, मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और जीरो लेवल से आप इसको सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्या था, हमने बता दिया कि डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भाई अर्थशास्त्र क्या होता है, ये आप लोग जान गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई अर्थशास्त्र आया कहाँ से। तो भाई हम लोग पढ़ते हैं, आप नोट्स बनाते चलेंगे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के पिता हाँ, एडम स्मिथ को बोलते हैं, एडम स्मिथ को बोलते हैं। अर्थशास्त्र के पिता हम लोग किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं, ठीक है। इनकी एक बहुत फेमस बुक आई थी, याद रखिएगा। यही सब आपको, ये डेफिनेशन नहीं पूछने वाले, मैं तो समझाने के लिए लिख दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव जीके जीएस में डेफिनेशन नहीं आएगा, याद है, इसलिए मैंने यूपीएससी पीटी का है। आपको जो भी है शॉर्ट जहां से पॉइंट आ सकता है वहां से, जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो हम बोलेंगे एडम स्मिथ, ठीक है। भाई एडम स्मिथ ने कब किया था? तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है। बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। यानी इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। अब इसका हिंदी कुछ नहीं है, इसी को याद कर लेना, वेल्थ ऑफ नेशन। हिंदी में इसको ऐसे ही बोलते हैं, वेल्थ
सॉरी ऑफ नेशन, ठीक है। तो वेल्थ ऑफ नेशन, अब वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखी गई थी? तो वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में जिक्र किया था कि एक देश होता है, देश में संसाधन होते हैं, संसाधन को लोगों के बीच बांटना होता है, और उसी को हम लोग अर्थशास्त्र, उसी के साइंस को, ये बांटने के साइंस को हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं। उसके बाद इसकी चर्चा इन्होंने अपने बुक में की। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो अब बुक पब्लिश कब हुई थी, ये भी आप पॉइंट नोट कर लो कि जो बुक थी वो पब्लिश्ड हुई थी 1776 में, 1776 में बुक इनकी क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। ये भी डेट याद रखना, कहीं पूछ सकता है। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट हम बिंदु से छोटे बिंदु को हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, आप उसको नोट करना, ठीक है। तो इसको आप नोट करना है तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बताएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, ठीक है। हटाओ इसको, पॉज करके आप नोट। 1933 में रेगनर फ्रिच, याद रखना, 1933 में रेगनर फ्रिच ने अपनी बुक में अर्थशास्त्र को बांटा था। यानी 33 में अर्थशास्त्र दो हिस्सों में बट गया था, ठीक है। यानी जो इकोनॉमिक्स है वो दो भाग में बट गई थी, ठीक है। अब इसका श्रेय याद रखना, इसका श्रेय जाता है 1933 में रेगनर फ्रिच को, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को दो भाग में बांट दिया। अब कौन कौन दो भाग हैं? एक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक है हमारा मैक्रो। अब सर माइक्रो मैक्रो क्या होता है? यानी अर्थशास्त्र को यहां दो भाग में बांटे। इसको बोलते हैं सूक्ष्म, क्या बोलते हैं हम लोग? सूक्ष्म या विष्टि अर्थशास्त्र, विष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म या वृष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। और जो मैक्रो होता है उसको व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। लिखते चलना। यानी अब एक पहले समझ लो, फिर जब मैं खुद ही छोड़ दूंगा बोर्ड, आप इसको नोट कर लेना। यानी इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया, एक माइक्रो और एक मैक्रो। एक को बोला गया सूक्ष्म, एक को बोला गया या व्यापक। उसका दूसरा ही नाम है, सूक्ष्म या बोलो या विष्टि बोलो, व्यापक बोलो या समष्टि बोलो। यानी दो भागों में इकोनॉमिक्स को बांट दिया। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी कारण है कि दो भागों में बटा। तो क्यों बटा? तो सबसे पहले देख लो, इसी के नाम में ही कारण है। अब थोड़ा सा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें अंतर क्या होगा। तो देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर थे, फादर ऑफ माइक्रो, वो थे एडम स्मिथ। यानी सूक्ष्म और वृष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अपने बुक में एडम स्मिथ ने ही चर्चा की थी। और जो फादर थे, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो थे जेएम रेने, ठीक है। यानी फादर ऑफ माइक्रो के थे वो एडम स्मिथ, फादर ऑफ मैक्रो के थे वो जेएम रेने। अच्छा देखो, अब अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर बस इतना है कि एक जो है वो व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल लेवल पे आता है, और एक जो है वो होल लेवल, बड़े लेवल पे आता है। एक बहुत छोटे लेवल पे आता है, ठीक है, और एक जो होता है वो बड़े लेवल पे आता है। इनफैक्ट कहने का क्या मतलब हुआ? तो देखो, कहने का मतलब हुआ जब एक प्रत्येक व्यक्ति की बात हो, जैसे इट डील्स विथ इंडिविजुअल
पीपल, यानी ये क्या करता है, ये इसका संबंध प्रत्येक व्यक्ति से होता है, लेकिन मैक्रो का संबंध इट डील्स विथ होल मतलब पूरा, इट डील्स विथ होल नेशन का मतलब क्या हुआ, पूरा देश। इसका संबंध जो है पूरे राष्ट्र से होता है। यानी जब आप एक इंसान की बात करो, एक नॉर्मल पीपल की बात करो, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करोगे, लेकिन एक पूरे देश की बात करो, एक पूरे राज्य की बात करो, तो आप उसको मैक्रो में रखोगे, आप उसको माइक्रो में रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इसका जो मेन डिफरेंस है वो ऐसे है, जैसे मैं समझा रहा हूं उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये मार्कर है, अब अगर इसकी मांग बढ़ गई, जैसे बहुत लोग इसको भाई बहुत लोग खरीदना चाहते हैं, तो भाई इसका जो डिमांड है वो बढ़ गया, इसकी मांग बढ़ गई, तो इसका जो कीमत है ना, प्राइस है, वो भी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिटेड सप्लाई है। अगर लिमिटेड सप्लाई है और लोग मांगे जा रहे हैं, तो फिर ये जो है ये महंगा हो जाएगा। कोई भी चीज महंगी कब होती है, जब वो खुद कम हो और उसकी डिमांड क्या हो, यानी सप्लाई कम हो और उसकी क्या हो, डिमांड ज्यादा हो, तब उसकी कीमत क्या होती है, अप्स एंड डाउन्स करती है। अगर डिमांड है ही नहीं तो वापस से कीमत क्या होती है, घट जाती है। जब भी कोई मोबाइल लॉन्च होता है तो देखते हो उसकी प्राइस बहुत हाई होती है, बहुत हाई, लेकिन समय के साथ साथ उस मोबाइल का क्या होता है, उसकी वैल्यू डिवैल्यूएट होने लगती है, डिवैल्यू हो जाती है, और जो मोबाइल आप शुरू में 25,000 में खरीदे थे और बाद में वो 15,000 में आपको मिल जाती है, बस 6 महीने का अंतर या साल भर के बाद वो आपको 15,000 में मिल जाएगी। तो ये होता है उस समय, क्योंकि उस समय जैसे ही लॉन्च होता है उस समय डिमांड बहुत हाई होता है, डिमांड हाई होने के कारण प्राइस अप होता है, तो क्या होता है, तो जो वैल्यू कीमतें होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। जैसे डिमांड घटा तो कीमत क्या हो जाएगी, घटेगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन प्राइस, ठीक है, ये कीमत पे निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन ये कीमत, और लेकिन अब माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो में कीमत काम नहीं आती, माइक्रो में आता है इनकम, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इनकम। बताता हूं कैसे, इट डिपेंड्स ऑन इनकम, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन क्या, इनकम, यानी ये इसका संबंध, यानी यह आय पे निर्भर करती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमें 2-3 पॉइंट मिले। पहला, माइक्रो एक छोटे एक व्यक्ति के लेवल पे होता है, और मैक्रो जो एक बड़े पूरे देश के लेवल पे होता है। अब जैसे हम कमा रहे हैं, हम अब बोले कि भाई तुम्हारी इनकम क्या है, तो मैं बोलूंगा कि भाई हम साल में 3-4 लाख कमा लेते हैं, सपोज दैट। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस देश की इनकम क्या है, तो इस देश की इनकम आप बताएंगे कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, ग्रॉस इनकम कितना है, इस पूरे नेशन का इनकम कितना है। तो समझ लो जब पूरे देश की बात हुई तो भाई मैक्रो में उसको रख देंगे, और जब किसी इंडिविजुअल की बात हुई तो उसको माइक्रो में रख देंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अब इनके बारे में डिटेल में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स इन्हीं दोनों चीज़ों पे बटी हुई है, ठीक है। पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स जो है वो इन्हीं दोनों चीज़ों में बटी हुई है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आज जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो क्लास था वो इतना था हमारा कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे, तो भाई हमें पता चला एडम स्मिथ थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो 1933 में रेगनर फिश ने, अच्छा उसके बाद हमने पढ़ा था वेल्थ ऑफ नेशन की बुक एडम स्मिथ ने लिखी थी।
पब्लिश कब हुई थी? 1776 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद 1933 में यानी 1933 में रेगनर फिश ने अर्थशास्त्र को क्या किया था? बांट दिया था। रेगनर फिश डिवाइड द इकोनॉमिक्स इन 2 पार्ट्स। भाई कौन कौन से? तो भाई एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको सूक्ष्म और व्यापक। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो संस्थापक थे या फादर थे वो एडम स्मिथ थे, और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वो थे J.M. रेने। इट डील्स विथ इंडिविजुअल, यानी क्या होता है? ये इंडिविजुअल पे डील करता है। आया बात समझ में? यानी ये क्या करता है? इंडिविजुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति से इसका संबंध होता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध पूरे राष्ट्र से होता है। ठीक है, आगे फिर इसका इट डिपेंड्स ऑन प्राइस, ये कीमत पे निर्भर करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और वो जो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन इनकम। नेक्स्ट जो है टॉपिक, हम नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल डिमांड। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वेल इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल डिमांड्स, ठीक है, एंड सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये व्यक्तिगत मांग और पूर्ति पे निर्भर करता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। भाई बाजार में कितनी मांग है उसके हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स चलेगी। ठीक है, सप्लाई कितनी है उसके हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स चलेगी। लेकिन मैक्रो की बात करें, वेल इट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ होल नेशन, यानी पूरे देश की डिमांड और सप्लाई पे क्या होता है? ये कुल, यानी हम इसको लिख देते हैं, इट डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, यानी ये निर्भर करता है पूरे राष्ट्र या कुल मांग और पूर्ति पे निर्भर करता है। यानी ये जो है वो पूरे मांग और क्या होगा? पूर्ति पे निर्भर करता है। तो ये था हमारा आज का जो पहला क्लास है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। वैसे मैं पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नोट्स के पीडीएफ, आप वहां से उसको डाउनलोड करके आप अपना नोट्स भी बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की जो क्लास थी वो सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी। कल हम लोग जो है सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, मैंने सिलेबस में भी लिखवाया। जो सेकेंड टॉपिक है, कल हम लोग राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे कि भाई राष्ट्रीय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और